प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों की उपलब्धियां की साझा, वंचितों को विकास में प्राथमिकता का मंत्र, कहा मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना बना सामूहिक आंदोलन। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 नामांकन, झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबला तय, 18 को मतदान। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी का सितम तो कहीं थोड़ी नरमी, आने वाले दिनों में बढ़ सकता है तापमान, आंधी, वज्रपात और बारिश के भी आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचितों को विकास में प्राथमिकता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का यह सफर मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम में सरकार की बीते 12 साल की उपलब्धियां और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे हैं। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। अंत्योदय सरकार का ये लक्ष्य जो जमीन पर बड़ा बदलाव ला रहा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना ये उद्देश्य था। जनधन खातों की बात करें और बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को मिला पूरा लाभ। स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को मिले अवसर। तो वहीं आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने भी अहम भूमिका निभाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। लीकेज बहुत ज्यादा कम हुआ है। कार्यक्षमता बढ़ी है। तो अंत्योदय सरकार का जो लक्ष्य रहा कि लोगों तक सीधे मदद पहुंचे, वो भी पारदर्शी तरीके से उसमें सफलता पाई है। शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के चलते आगे बढ़ते हुए गरीब कल्याण का सफर बना एक सामूहिक आंदोलन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने गरीब कल्याण के 12 वर्षों में करोड़ों नागरिकों को अन्न योजना, पीएम आवास, जनधन, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। श्री शाह ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर विकसित भारत की मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन 12 वर्षों में झारखंड की कई महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली का उजियारा आया है। जामताड़ा की महिलाएं लखपति दीदी योजना से जुड़कर स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। एक रिपोर्ट। जामताड़ा के करमाटाड़ में बरियारपुर गांव की गुलेनूर खातून के हौसलों ने आज उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया है। 2019 में झारखंड राज्य आजीविका मिशन JSLPS से जुड़ने के बाद गुलेनूर ने लखपति दीदी योजना का लाभ उठाया और बेकरी उद्योग की नींव रखी। आज भी इस कारोबार से सालाना 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी कर रही हैं। अपने समूह में 2019 में जुड़े हैं और उसमें लखपति दीदी हैं। 1 लाख का ऋण लेकर हम अपना बेकरी को चलाते हैं।
और मेरा हस्बैंड बाहर में सप्लाई करता है। हम बेकरी के काम देखते हैं, कब क्या कैसे बनाना है वो सब देखते हैं। 20-30 हज़ार का इनकम हो जाता है। इससे हम लोग, मेरा बच्चा लोग का भविष्य भी में सुधार है। वो लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गुलेनूर की यह बेकरी यूनिट अब स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का केंद्र बन गई है। यहाँ काम करने वाले ताहिर अंसारी जैसे मजदूरों को अब मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ता। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ दिन भर काम करते हैं, शाम को जाके घर में सोते हैं और हो जाता है 400-500 रुपया देता है हम लोग को डेली। और अच्छा भी काम होता है, काम भी करते हैं हम लोग। 8-9 लड़का है, दीदी अच्छा कर रहा है। हम लोग को भी काम यहीं हो गया, नौकरी भी यहाँ हो गया समझो। और हम लोग भी घर में भी आराम से सोते हैं रात में जाके, और यहाँ भी काम करते हैं। इस सफलता में गुलेनूर के पति यूसुफ अंसारी का भी बराबर का सहयोग है। जहां गुलेनूर फैक्ट्री के अंदर का उत्पादन संभालती हैं, वहीं यूसुफ बाहर की मार्केटिंग और सप्लाई का काम देखते हैं। दोनों की मेहनत ने इस व्यवसाय को एक सफल ब्रांड बना दिया है। बेकरी मेरा पत्नी चलाती है और हम बाहर का काम देखते हैं। तो जेएलपीएस ग्रुप के माध्यम से ये किए हैं बेकरी को, उसमें लोन लेके, और हम उधर बाहर में मतलब सप्लाई करते हैं, मिलजुल के चलाते हैं। 30,000 रुपये महीना हो जाता है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय बढ़ाकर उन्हें उद्यमी बनाना है। गुलेनूर खातून की लगन ने साबित कर दिया है कि अगर सही अवसर और सहयोग मिले तो ग्रामीण महिलाएं भी उद्योग के क्षेत्र में कमाल कर सकती हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के नामांकन की समय सीमा खत्म हो चुकी है और उम्मीदवारों के चेहरे स्पष्ट हो गए हैं। रांची में भारी गहमागहमी के बीच 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने नामांकन दाखिल किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर रणक्षेत्र का परिदृश्य आज लगभग साफ हो गया। इन 2 सीटों के लिए कुल 3 प्रत्याशियों झामुमो की बैद्यनाथ राम, कांग्रेस की प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम के नामांकन के समय इंडी गठबंधन के नेता मौजूद रहे। बैजनाथ राम ने 2 सेट में नामांकन किया है, जिसमें कुल 20 प्रस्तावक बने हैं। कैसे किसका नाम तय हुआ, कहां से कौन आया नहीं आया, गठबंधन ने एक बार अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तो अब वो फाइनल नाम है। और हम लोग दोनों ही प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा भी जीत को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव में इंडी घटक दलों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। अपनी जीत को लेकर मैं ही नहीं, महागठबंधन दल के मुखिया जो यहाँ हैं, मुख्यमंत्री, वो समेत 56 विधायक सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरी तैयारी है हमारी। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। भाजपा विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं। श्री नाथवाणी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड उनकी कर्म भूमि रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव में उन्हें सभी का समर्थन प्राप्त होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता रही है। मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी और सबका सहयोग मिलेगा, तो मैं जीतने वाला ही हूँ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होगा। नामजदगी के पर्चों की जांच 9 जून को होनी है। झारखंड विधानसभा के समीकरणों के लिहाज से मौजूदा समय में राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवारों को 28 विधायकों के समर्थन की दरकार है। सभी प्रत्याशियों की नजर अब संख्या बल तथा समीकरण पर टिकी है, ताकि राज्यसभा जाने का रास्ता आसान हो। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने श्री सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ये खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। रांची के बड़गाई इलाके की 8.86 एकड़ जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद अब ये केस ट्रायल की ओर बढ़ सकता है, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। कृषि प्रक्षेत्र में देश दुनिया में लगातार उत्पादन बढ़ाने और किसानों को समृद्ध करने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 12 और 13 जून को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने समेत कृषि विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स की मेजबानी करेगा, जहां दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 9 से 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के अधिकारी मंथन करेंगे, तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में ही 12 और 13 जून को होगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक उत्पादन लागत को कम करना भी है। अनुसंधान और नई तकनीकों का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचे, उनकी बाजार तक पहुंच आसान हो तथा कृषि ऋण और वित्तीय सहायता की उपलब्धता बढ़े। इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, रोजगार, आजीविका तथा सतत कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। उत्पादन लगातार बढ़ती रहे, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती रहे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन पौष्टिक आहार भी लोगों को मिले और किसान की आजीविका और रोजगार ये सुनिश्चित और सुरक्षित रहने चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, सतत कृषि, उसकी भी चिंता करते रहना चाहिए। भारतीय आम अब ग्लोबल होता दिख रहा है। सिमडेगा में उत्पादित आम्रपाली आम का स्वाद अब लंदन तक पहुंच रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित करीब 1300 किलोग्राम आम्रपाली आम को लंदन भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। 1332 किलोग्राम आम्रपाली आम का निर्यात यूनाइटेड किंगडम के लंदन में किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ के साथ भेजी गई इस खेप के लिए किसानों से 42 रुपए की प्रति किलो की दर से आम खरीदा गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम की तारीफ करते हुए ट्वीट कर लिखा, लोकल गोज सशक्त उदाहरण। वहीं सिमडेगा उपायुक्त ने कहा कि इससे किसान सशक्त और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है कि हमारे आम अब इंग्लैंड को भी निर्यात हो रहे हैं। आज पहली खेप लगभग 1.3 मीट्रिक टन की पहली खेप आज कलकत्ता से निर्यात हो गई है। आज हम लोगों ने उसका वर्चुअल फ्लैग ऑफ पे किया है। तो और वो लगभग 45 रुपये प्रति किलो उसका
जो मूल्य है वो निर्यातक दे रहे हैं। तो ये झारखंड में भी पहली ही बार है जबकि कोई किसी ज़िले से आम की खेप इंग्लैंड को गई है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सिमडेगा के लिए भी है कि आज यहाँ के किसानों का जो मेहनत था और जो उन्होंने जो श्रम लगाया था अपने खेतों में, आज उसका लाभ उनको मिल रहा है। जिले में करीब 3100 एकड़ भूमि पर 200 किसानों ने आम की खेती की है। इस वर्ष लगभग 300 टन उत्पादन हुआ है और जिला प्रशासन किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे किसान गदगद होते नजर आ रहे हैं। किसानों का भी कहना है कि उनके मेहनत को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, जिससे वह काफी खुश हैं। हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से हमें सूचना मिला कि आम को सही ढंग से रख रखाव कीजिए। इस बार हम लोग का आम को विदेश तक भेजने का प्रयास किया गया और हम लोग बहुत सा आम को विदेश भेजने के लिए दिए भी, और इस बार हम लोग को अच्छा उम्मीद हुआ कि हम लोग का जो कीमत है वो सही ढंग से मिल पाया। सिमडेगा से इस सीजन में अब तक करीब 22 टन आम का निर्यात हो चुका है। प्रशासन, अपेडा और किसानों के संयुक्त प्रयास से मिली यह सफलता जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को नई मजबूती दे रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार मन्नू की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश में जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान समेत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं प्रकृति प्रेमियों को रांची में तंत्र की कार्यशैली ने निराश किया है। राजधानी रांची में कुछ स्थानों पर पेड़ों की कटाई से वेदांत कौस्तव जैसे समाजसेवी नाराज हैं और आंदोलन की राह पर हैं। रांची के हरबू मैदान के पास निर्माण कार्य के लिए कई पुराने और हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। इससे न केवल क्षेत्र की हरियाली प्रभावित हुई, बल्कि राहगीरों को मिलने वाली छाया और स्वच्छ वातावरण भी कम हुआ। इसे लेकर स्थानीय युवा वेदांत कौस्तव ने रचनात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पोर्ट्रेट रेडी करवाए हैं ताकि एक मैसेज दे पाए लोगों को, एक अवेयरनेस के लिए कि डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट का एक संतुलन, एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बस अगर हम लोग विकास को सोचेंगे और पर्यावरण के बारे में एकदम नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। वेदांत कौस्तव का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के दौर में पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। उनका मानना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता देनी होगी। पेड़ों की कटाई से तो ऐसे बहुत तरह के नुकसान हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देता है। अभी जैसे पर्यावरण संरक्षण एक ग्लोबल चुनौती बना हुआ है। पूरा विश्व अभी लगा हुआ है कैसे कार्बन एमिशन को कट किया जाए। सब अपना कंट्रीज अलग अलग एक नेट जीरो कार्बन का टारगेट सेट किए हुए हैं। हमको लगता है कि जब पूरा विश्व जब पर्यावरण संरक्षण में लगा हुआ है तो हमें नहीं लगता कि ऐसे पुराने वृक्षों को काटना चाहिए। और अगर पेड़ों को काटना एक अंतिम उपाय होना चाहिए विकास के रास्ते में, तो हम लोग को ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि पर्यावरण को देखते हुए विकास का कार्य कर सके। स्थानीय युवा अवधेश ठाकुर ने भी पेड़ों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने ऑक्सीजन की अहमियत को करीब से महसूस किया था। उनका कहना है कि पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अनिवार्य है। लोगों को सोचना चाहिए, जो इतना बड़ा जो कोरोना आई थी, हमें ऑक्सीजन तक खरीदना पड़ा, तो जब पेड़ उड़ काटेंगे तो क्या होगा। उस समय लोग अपना पेड़ ही ऑक्सीजन देता था, लेकिन हम लोग खरीदना पड़ा। ये एक गिरोह है जो कि पर्यावरण को नुकसान करके अपना घर, अरे बिल्डिंग तो कहीं और भी बन सकता था, इतना बड़ा मैदान है, लेकिन जो पेड़ 100 साल का है, 50 साल का है, उसे काट के ही यहाँ पे बोला जाता है जो हम विकास कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अनियोजित शहरीकरण और हरित क्षेत्रों में कमी भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को जन्म दे सकती है। ऐसे में विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना कई मरीजों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई है। आयुष्मान ऐप सुविधा 19 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आखिर किस तरह से एक मील का पत्थर साबित हुई है भारतवासियों के लिए, आइए आपको बताते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके कवरेज की बात करें तो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज ये मुहैया कराती है। इसका लाभ अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, दवाइयों और जांच का पूरा खर्च यहां पर इस कवरेज में है। 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी ये योजना। रांची से की गई थी इसकी शुरुआत। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आपको इस योजना के तहत इलाज मिल सकता है। अस्पताल में भर्ती से पहले 3 दिन का कवर भी है इस योजना के तहत। डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च भी इस योजना के कवरेज में शामिल है। तो आयुष्मान भारत अब बंगाल के लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी। देश भर के अस्पतालों में इलाज की पोर्टेबिलिटी की बात करें, सर्जरी, दवाइयां और आईसीयू का खर्च भी शामिल है इसमें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में ये कदम देश में बदलती स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान लेकर आया। ABPMJY आयुष्मान भारत योजना का एक स्तंभ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य योजना है। समान स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा साथ ही घरों के पास या फोन कॉल से उपलब्ध होना है। इसका उद्देश्य ABDM गांव के क्लिनिकों से बड़े अस्पतालों तक सभी को डिजिटली जोड़ता है। खासतौर पर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉल और ऑनलाइन परामर्श भी ये मुहैया कराता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कहानी को और भी समझाते हैं हम आपको आंकड़ों के जरिए। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 44.14 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती के 12.03 करोड़ मामलों को यहां पर कवर किया गया है। साथ ही 1,80,435 करोड़ रुपए मूल्य के उपचार उपलब्ध कराए गए हैं अभी तक। 36,218 अस्पताल सूचीबद्ध हैं इस योजना के तहत। 19,659 सरकारी और 16,559 निजी अस्पताल शामिल हैं इस योजना में। 1.20 करोड़ वरिष्ठ नागरिक नामांकित हुए हैं किए गए हैं इस योजना के तहत। तो वहीं 3,000 करोड़ रुपए मूल्य के 13.84 लाख से अधिक उपचारों का लाभ प्राप्त हुआ है देशवासियों को। और आप आयुष्मान ऐप के जरिए इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो क्या है ये आयुष्मान ऐप? PMJY लाभार्थियों के लिए एक एकीकृत मंच है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में उपलब्ध है और साथ ही 19 क्षेत्रीय भाषाओं में आप सारी जानकारी इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। यानी कि आपकी अपनी भाषा में भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि आयुष्मान ऐप से आप कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका पात्रता का सत्यापन करना है तो आप कर सकते हैं। आयुष्मान ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उपलब्ध बीमा राशि के शेष सीमा पर नजर बनाए रख सकते हैं। तो वहीं सूचीबद्ध अस्पतालों का भी पता लगा सकते हैं और अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। देवघर में पुलिस ने ऑपरेशन वज्र के नाम से अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर 40 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 40 वारंटों का निष्पादन हुआ। ऑपरेशन वज्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने सक्रिय रूप से योगदान दिया। विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण की दिशा में देवघर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरकडीहा गांव में रिश्तों के कत्ल ने मानवता को शर्मसार किया है। एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। SDPO जीतवाहन उरांव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और मामले की छानबीन की जा रही है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी
जो उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमज़ोर भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीज़ों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ की पूरी ये पीओ है जो घटनास्थल है रूम के अंदर में, इसको हम लोग घेराबंदी करके बाकी सभी कार्रवाई अभी तक। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में कुछ इलाकों में जहां गर्मी का सितम बढ़ा हुआ है, वहीं कुछ क्षेत्रों में नरमी दिख रही है। डाल्टनगंज में पारा एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बोकारो समेत कुछ जिलों में अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि में कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। आने वाले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद फिर इसमें गिरावट के आसार हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों की उपलब्धियां की साझा, वंचितों को विकास में प्राथमिकता का मंत्र कहा। मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना बना सामूहिक आंदोलन। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 नामांकन, झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबला तय। 18 को मतदान। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी का सितम तो कहीं थोड़ी नरमी, आने वाले दिनों में बढ़ सकता है तापमान, आंधी, वज्रपात और बारिश के भी आसार। When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and action, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. मेहनत, विश्वास और सोच में हो नई पहचान, इनोवेशन से ही मजबूत बनता है देश और इंसान। नमस्कार, मैं भारती स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम युवदर्शन में। और इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं BIT मेश्रा रांची में और आज का हमारा विषय है स्टार्टअप एंड इनोवेशन कल्चर। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि उन्हें स्टार्टअप के रूप में सच भी किया जाता है। आज का युवा
नौकरी पाने की सोच से आगे बढ़कर नौकरी देने का भी हौसला रखता है। जब एक छोटा सा आइडिया मेहनत और इनोवेशन से जुड़ता है तब वही एक बड़ी क्रांति बन जाता है। स्टार्टअप और इनोवेशन की यह संस्कृति आज भारत को नई पहचान दे रही है। अब सफलता सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों से भी बड़े बड़े सपने उड़ान भर रहे हैं। इनोवेशन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सोच में बदलाव का नाम है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस नई सोच, नई ऊर्जा और नई भारत की पहचान स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर पर अपने विचार साझा करें और इसी में हम जानेंगे यहाँ के युवाओं और फैकल्टीज से उनके विचार। इनोवेशन का क्या अर्थ है और यह स्टार्टअप में क्यों ज़रूरी होता है? मेरे लिए इनोवेशन का अर्थ कोई नया आविष्कार नहीं, इसका अर्थ है किसी पुरानी समस्या का नया, सरल व तेज उपाय खोजना। एंड एक स्टार्टअप के पास बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा बजट नहीं होता, तो उनके लिए उनका आइडिया ही उनका मेन सेलिंग पॉइंट रहता है। तो यदि वो अपने आइडिया में इनोवेशन रखते हैं तो इसी से वो लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाकर अपना व समाज का फ़ायदा कर सकते हैं। तो इनोवेशन मेरे अनुसार ऐसा एक समाधान बनाना है जो आम जनता के लिए उपयोगी हो, जो पुराने समाधानों से बेहतर हो। क्योंकि अगर हम आगे के ज़माने में भी पुराने जो समाधान हैं उनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो समाज का उद्धार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मानव समाज एक ऐसा समाज है जो समय के साथ बदलता रहता है। और स्टार्टअप का जो कल्चर आया है नया, वो ये इनोवेशन यानी नवाचार पे एक तरीके से नवाचार से बहुत प्रभावित है। वो सब पूरा का पूरा जो कल्चर है, जो समाज है स्टार्टअप्स वाला, वो इस पर निर्भर रहता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टार्टअप को एक बिज़नेस या व्यवसाय से अलग करता है या डिफरेंशिएट करता है। तो मेरे अनुसार ये जो इनोवेशन है ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से एक स्टार्टअप लोगों तक पहुंच पाएगा और फिर लोग उसका प्रयोग करेंगे तो आगे उनकी भी प्रगति होगी। क्या आज के युवा नौकरी ढूंढने की जगह नौकरी देने वाले बन सकते हैं? कैसे? मेरा मानना ये है कि आज के युवा बिल्कुल से नौकरी ढूंढने के बजाय देने वाले बन सकते हैं। एंड इसके लिए सिर्फ स्किल्स ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, रेलेवेंट स्किल्स ऑब्वियसली, एंड उसके साथ साथ एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। उन लोगों को अडेप्टेबिलिटी आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए। एंड इस सोच से निकलना होगा कि आज के युवा सिर्फ जॉब सीकर्स है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंड अगर इसी सोच के साथ वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे काम करते जाए तो फिर वो लोग दूसरों के लिए भी रोज़गार का एक अवसर बना सकते हैं। तो मेरी मान्यता यही है कि आज का युवा नौकरी देने के बजाय नौकरी बनवा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ ही है, तकनीक है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, सरकार की काफ़ी सारी बॉन्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, और हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड सुविधाएं हैं। हम चाहें तो एक नई झील बनवा दें, हम चाहें तो एक नया कुछ भी बनवा दें। प्रोटोटाइप्स हमारे इतने सारे नाम हैं, पेटेंट्स हमारे इतने सारे नाम हैं। तो अगर हम चाहें तो क्यों नहीं, आज का हर युवा सेल्फ सफिशिएंट है, वो नौकरी कर सकता है, वो नौकरी करके वहाँ की व्यवस्था को देख सकता है, उसके बाद वो खुद भी इम्प्लीमेंट कर ले वो सब चीज़ें। तो मैं हमेशा यही देखूँगा कि नौकरी हम दे सकते हैं। अगर असफलता मिलती है तो क्या स्टार्टअप की यात्रा ख़त्म हो जाती है? नो मैम, अगर इंसान असफल होता है तो उसमें स्टार्टअप की यात्रा ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होती है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इंसान गलतियाँ करके ही सीखते हैं, तो उसमें वो ये सामान्य चीज़ है। अगर इंसान असफल हो रहा है तो वो सामान्य चीज़ है, तो उसमें असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे उनको सीख मिलती है। स्टार्टअप की दुनिया में असफल होना एक बहुत सामान्य और आम बात है। स्टार्टअप की दुनिया में हम लोग यह देखते हैं सफल और असफल होना दोनों की एक समान संभावना